टेक्नोलॉजी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो 18 पे हम आ गए। तो 18 पे क्या लिखा हुआ है, अगर डी रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो कौन करेगा उसको डी रजिस्टर्ड? वो करेगा बोर्ड आपका। और अगर आप क्या कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, सस्पेंड हो रहे हो आप, या ब्लैक लिस्टिंग हो रहे हो, तो ये कौन करेगा? ब्लैक लिस्ट हो रहे हो तो कमिश्नर करेगा, कमिश्नर करेगा, कमिश्नर। उसके बाद 19 पे हम आते हैं कि 19 का हमारे पास है कि डी रजिस्ट्रेशन एंड ब्लैक लिस्टिंग आर सस्पेंशन आर द डील्ड अंडर द सेक्शन। मुश्किल सेक्शन पूछा है इसने, तो इसका आंसर क्या है बता देता हूँ। 21 सेक्शन इससे डील करता है। तो 14 डील करता है किससे? रजिस्ट्रेशन से। 14 डील करता है रजिस्ट्रेशन से। 21 डील करता है ब्लैक लिस्टिंग से, डी रजिस्ट्रेशन से या सस्पेंशन से। और 21 ए डील करता है किससे? पता नहीं मुझे। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इसको छोड़ दो 20 को। अच्छा, मैं अब क्या कर रहा हूँ, एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, उनके सिर्फ आंसर लिख दूंगा, या पूरा लिख भी सकता हूँ मैं। हमने भी क्या पढ़ा था कि एटीएल जो होता है, एटीएल जो होता है ये कौन मेंटेन करता है? एटीएल मेंटेन करता है, बोर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। पहला एमसीक्यू तो ये था। उसके बाद से देश हैज एन अथॉरिटी टू द डी रजिस्ट्रेशन आर रजिस्टर्ड पर्सन। कमिश्नर, फेडरल गवर्नमेंट, बोर्ड, या नन ऑफ दीज। किसके पास अथॉरिटी है कि वो डी रजिस्टर्ड करे रजिस्टर्ड पर्सन को? स्क्रीन नहीं आ रही? देखो आ रही है स्क्रीन? वही पुरानी है। हाँ तो मुंह से बोल रहा हूँ, लिखा। 20। नहीं नहीं, मैंने समझा कि उसकी जो एक्टिव टैक्स पेयर की बात कर रहे हो उसकी लिस्ट वगैरह दिखा रहे हो। नहीं नहीं, बस वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट हुई थी कि जो बोर्ड बता देगा आपको। तो ये कौन करेगा रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री, रिटेलर, इंपोर्टर, या डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसका कॉटेज इंडस्ट्री। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो मेंटेन कौन करता है? वो मेंटेन कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट मेंटेन करती है, फेडरल गवर्नमेंट मेंटेन करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बोर्ड, या नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या? बोर्ड। मेंटेन करती है। उसके बाद सब, उसके बाद बोल रहा है कि यार इनके पास क्या है? अथॉरिटी है। अथॉरिटी है किस? अथॉरिटी किस चीज की है? डी रजिस्टर्ड करने की। तो किसके पास अथॉरिटी है वो? नंबर ए ऑप्शन कमिश्नर। के पास, बी ऑप्शन है फेडरल गवर्नमेंट के पास, सी ऑप्शन है बोर्ड के पास, तो और डी ऑप्शन होगी। तो क्या है, कमिश्नर के पास क्या अथॉरिटी है कि वो क्या करे? डी रजिस्टर्ड करे। उसके पास क्या लिखा हुआ है कि इनकम, वो इनकम टैक्स रिफंड, फोर लिखा हुआ है कि इनकम, सॉरी, इनपुट टैक्स रिफंड जो है, इनपुट टैक्स रिफंड जो है कैन बी एडजस्टेड, कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? नंबर वन, पेनल्टी, नंबर बी, डिफॉल्ट सरचार्ज, नंबर सी, एनी अनपेड टैक्स, एनी अनपेड टैक्स, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इनपुट टैक्स रिफंड जो मिलेगा वो कब मिलेगा? क्या चीज एडजस्ट करने के बाद मिलेगा? ए भी एडजस्ट करने के बाद मिलेगा, डिफॉल्ट सरचार्ज एडजस्ट करने के बाद मिलेगा, और सी भी क्या है, एनी अनपेड टैक्स वगैरह है तो वो भी क्या करना, वो एडजस्ट करने के बाद मिलेगा। फिर एक एमसीक्यू था हमारे पास नंबर 5 पे कि यार देश, देश इज रिक्वायर्ड, देश इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, टू बी रजिस्टर्ड। वो क्या? सबसे पहले अंडर सेल्स टैक्स 1990, सेल्स टैक्स 19 एक्ट 1990। ए ऑप्शन क्या था इसके लिए? एक्सपोर्टर। बी ऑप्शन है इसके लिए मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर डील विद मैन्युफैक्चरर, डील करता है किससे? कॉटेज इंडस्ट्री से डील करता है, वो कॉटेज इंडस्ट्री है समझो, तो कॉटेज इंडस्ट्री से डील करता है। सी ऑप्शन हमारे पास है कि एक्सपोर्टर है कोई, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर जो क्या करेगा? क्लेम करेगा, जिसकी इंटेंशन है क्लेम करना क्या चीज?
इनपुट टैक्स रिफंड, और डी ऑप्शन है मेरे पास ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज। क्या ऑप्शन होगा इसका? सी सी होगा। सी कि एक्टर जो क्या करे, वो क्या लिखा था मैंने, ITR मतलब इनपुट टैक्स रिफंड। तो जिसको रिफंड क्लेम करना है वो क्या करेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है। ये ऑप्शन भी गलत था, ये ऑप्शन भी गलत था। उसके बाद एक सेकंड, यदि MCQ पता नहीं सही गलत लिखा है मैंने। ये 6 पे आ गया। ये लिखा है मैंने कि ऑल द exemptions shall be presented before ए लिखा हुआ है सेनेट, बी लिखा हुआ है नेशनल असेंबली, सी लिखा है हमारे पास कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, और डी लिखा है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो क्या होना चाहिए इसका कि ऑल द एग्जामिशंस, एग्जामिशंस। नो स्क्रीन क्या हो गया, क्यों स्क्रीन नहीं आ रही भाई? अब आ रही है स्क्रीन अर्सलान? हाँ बारी है। सेट है। तो क्या होगा इसका, ऑल द एग्जामिशन ये क्या लिखे, all the exemption shall be प्रेजेंटेड बिफोर सेनेट नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। क्या होगा इसका, नेशनल असेंबली। हाँ नेशनल असेंबली होगा ना। अब आप नेशनल असेंबली बोल रहे हो, नेशनल असेंबली होगा भाई, आपकी बात को मैं काट नहीं सकता। ठीक है भाई। तो ऑल द एग्जामिशन शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर नेशनल असेंबली। देन उसके बाद एक MCQs और है हमारे पास। ये अच्छा MCQs है कि अ पर्सन कमिटिंग द टैक्स फ्रॉड, करता है वो, मे बी क्या होना चाहिए वो नंबर 1 पे, ब्लैक लिस्ट। नंबर बी पे सस्पेंड कर दो उसको भाई, सस्पेंशन कर दो उसको, रजिस्ट्रेशन उसकी। सी ऑप्शन है डी रजिस्ट्रेशन, और डी ऑप्शन है इसके अंदर ऑल ऑफ दी अबव, और ई ऑप्शन है इसके अंदर ए एंड बी। ओके, जो बंदा क्या कर रहा है, टैक्स फ्रॉड क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है, वो क्या करेगा, उसको सस्पेंड कर दें, ब्लैक लिस्ट कर दें, डी रजिस्टर्ड कर दें, या ब्लैक लिस्ट और सस्पेंड कर दें? क्या होगा वो ये होगा, और ब्लैक ई। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी मिला के। अच्छा भाई, उसके बाद हम आते हैं। अच्छा, फिर एक MCQ था हमारे पास। वो MCQ क्या था, वो MCQ ये था, मैंने स्टार्ट में बोला अभी भी, कि इनपुट टैक्स जो है, इनपुट टैक्स रिफंड जो है कितने दिन में क्लेम होगा? विद इन होगा, विद इन कितने दिन के अंदर? नंबर ए ऑप्शन क्या है इसके अंदर, 45 डेज। नंबर बी ऑप्शन है 40 डेज, नंबर सी ऑप्शन है 43 डेज, और डी ऑप्शन है के 60 डेज। तो कितने दिन में होगा ये? 45।
और 60 डेज में क्या करेंगे हम लोग, वापस मिलेगा, मतलब वो वापस देंगे सब चीजें कर करा कर। नहीं हो तो ज्यादा से ज्यादा वो 9 महीने जाएंगे, वो 9 महीने बोल रहा है 120 दिन जाएंगे। वो भी कौन कर जाएगा, एडिशनल कमीशन लेके जाएगा, या फिर उसके जितना कोई होगा रैंक वाला वो बंदा करे। अदरवाइज बोर्ड करेगा तो 9 महीने। यहाँ तक बात क्लियर है सबको मेरी? तकरीबन इससे ही क्लियर हो गया आपको? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। 4 चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? 4 चैप्टर का नाम है बुक कीपिंग एंड इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट। तो आपने मुझसे भी एमसीक्यू पूछा था अरसलान, वो इसी के अंदर आ जाएगा, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो जिस तरह हम लोगों ने भी उसको समझाया पहले वाले को, तो इसको भी हम वैसे ही कर लें, या डायरेक्ट एमसीक्यूज पे है? पहले वो कवर कर लें क्योंकि थोड़ा सा है, मैंने देखा अभी तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो जरूरी है। है ना? तो फर्क पड़ता है उससे एमसीक्यूज पे। हाँ। हम कर लेते हैं। अच्छा, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला चैप्टर अपना हमारे पास चैप्टर वो 21A पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, एक्टिव टेक्स्ट पढ़ लिया इसका। अब हम चैप्टर नंबर 4 पे आ रहे हैं। 4 का नाम क्या है हमारे पास? बुक कीपिंग वाला। बुक कीपिंग एंड इनवॉइस रिक्वायरमेंट, चैप्टर नंबर क्या है ये? 4 है, चैप्टर नंबर 4 है बुक कीपिंग एंड इनवॉइस रिक्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 4। ये डील करता है सेक्शन नंबर 22 से लेके 25A तक। इसके अंदर तो है क्या क्या? पहले मैं आता हूँ सबसे पहले किसके ऊपर, 22 पे। 22 कहता है रिकॉर्ड्स के बारे में, कि रिकॉर्ड्स क्या चीज होती है। अब रिकॉर्ड क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जो मेंटेन करना होगा किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर जो बंदा अनरजिस्टर्ड है तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करे नहीं करे उसकी अपनी मर्जी है। तो मेंटेन करेगा कौन करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन करेगा मेंटेन। तो इसको भी मैं जॉट डाउन कर लेता हूँ कि रिकॉर्ड जो है कौन मेंटेन करेगा? मेंटेन करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन मेंटेन करेगा। उसके बाद वो किस में कर सकता है? वो उर्दू में करेगा या तो इंग्लिश में करेगा। फारसी में, स्पेनिश में नहीं कर सकता रिकॉर्ड मेंटेन, तो उर्दू में करना है उसको, या वो क्या इंग्लिश में करना है। इसके अलावा वो अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसको भी क्या करना है, लाजमी कि वो रिकॉर्ड क्या करे, मेंटेन करे। इंपोर्ट्स करा तो क्या करे, मेंटेन करे कि कौन सी उसने जीरो ट्रेड मंगाई है, कौन सी उसने क्या करी है, एग्जाम्पल गुड्स वगैरह मंगाई है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाईज। जो आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो आप रिकॉर्ड ले रहे हो, तो रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड ऑफ सप्लाईज। उसमें क्या क्या चीजें हो उसके अंदर? आपके पास डिस्क्रिप्शन हो उसकी, आपके पास डिस्क्रिप्शन हो, क्वांटिटी हो, इसके अलावा क्वांटिटी बता रहे हो कितनी हो, इसके अलावा वैल्यू बताओ, उसका अमाउंट बता दो कितना आ रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है। या तो उसके अलावा बंदे का नाम ले लो, इसके अलावा उसका एड्रेस पकड़ लो। उसके अलावा जो भी चीज आप क्या कर रहे हो उसका क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, जो चीज आपने इनवाइस के ऊपर, इनवाइस बोलो या रिकॉर्ड के ऊपर पहले भी। फिर जो रिकॉर्ड आप क्या कर रहे हो, गुड परचेज कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स, वो सब चीजें उनका क्या रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ जीरो सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज का लाजमी। डबल एंट्री सिस्टम क्या करो, आप मेंटेन करो अपने पास। और जो भी आप क्या कर रहे हो, आप अगर बेच रहे हो, क्यों रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, तो आपके पास क्या डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए कि कौन सी चीज आई कौन सी चीज गई। और एट द एंड क्या होना चाहिए आपके पास, गेट पास भी होना चाहिए। गेट पास भी किसका रिक्वायरमेंट है हमारे पास? सेक्शन नंबर 22 की रिक्वायरमेंट है कि गेट पास भी हो आपके पास। उसके बाद फिर हम आते हैं, 22 हो गया हमारे पास। तो 22 के बाद में 23 पे आने से पहले मैं 24 पे आ रहा हूँ। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड 22 है। और 24 जो हमारे पास उसका नाम है रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड। कि आपको रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड्स जो है या डॉक्यूमेंट जो है, आपको कितने टाइम तक क्या करने हैं, रिटेन रखने हैं।
तो मीन्स आपको जो ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं, ये सब चीजें कितने टाइम तक रिटेन रखनी है? आपको रिटेन रखनी है कम से कम अप टू 6 इयर्स तक। अप टू 6 इयर्स तक क्या करनी है हम लोग को? ये सब चीजें मेंटेन करनी है। अप टू 6 इयर्स तक क्या करनी है हमें? सब चीजें मेंटेन करनी है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है, अगर आपके पास लेट से कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई भी चीज चल रही है, अगर कोई केस नहीं आता, तो आप कब तक रखोगे? आप रखोगे टिल, पहली पॉइंट ये। और अगर कोई डिसीजन, आप किसी डिसीजन के इंतजार में बैठे हो, तो जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता, टिल फाइनल डिसीजन, जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, आप उसको क्या नहीं कर सकते? आप उसको रिकॉर्ड को जला नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, कुछ भी। तो आपको अगर वो 10 साल भी चलता रहे वाले, तो भी आपको क्या करना है? रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं। वैसे 6 साल है, और अगर नॉर्मली चाहो तो जब तक क्या हो, फाइनल डिसीजन नहीं आ जाए आपकी अपील का या आपकी रेफरेंस का। उसके बाद 24 हो गया हमारे पास। 24 में यही था सिर्फ और सिर्फ के रिकॉर्ड वगैरह डॉक्यूमेंट जितने भी हो 6 साल तक क्या करने में मेंटेन करने हैं। तो 6 साल वाली डेट याद रखना। 22 रिकॉर्ड, 24 जो है रिटेंशन हो गया। उसके बाद 23 पे हम आते हैं। 23 क्या था हमारे पास? 23 था हमारे पास टैक्स इनवॉइस। जब इनवॉइस इशू करेंगे, जो टैक्स इनवॉइस हमें इशू करनी है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो सबसे पहले उसके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो, या टैक्स इनवॉइस जो है कौन इशू करेगा? तो वो इशू जो भी करेगा वो करेगा रजिस्टर्ड पर्सन करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? इशू करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? इशू करेगा। उसके अलावा वो टैक्स इनवॉइस जो होगी वो सीरियल नंबर में होगी। टैक्स इनवॉइस जो होगी, टैक्स इनवॉइस जो होगी वो सीरियल नंबर में होनी चाहिए। उसके अलावा तीसरी बात ये क्या है कि आपके पास जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी यूज करोगे? आप उर्दू यूज करोगे या तो अंग्रेजी यूज करोगे। इसके अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। अब जो इस इनवॉइसेस जो आ रही है हमारे पास, इनवॉइसेस जो भी आ रही है, इसमें क्या क्या चीजें क्या होंगी? इंक्लूड होंगी। इंक्लूड क्या होगी? उस बंदे का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा। ठीक है, फॉर बोथ सप्लायर, फॉर बोथ सप्लायर के लिए भी, और रेसिपेंट या कस्टमर हो गया जो रेसिपेंट जॉब ले रहा है, सही है, तो उसका क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। कस्टमर का तो नहीं आएगा यहाँ पे। अब अगर इन केस क्या हो, अगर वो बंदा क्या हो? अनरजिस्टर्ड हो, अगर वो बंदा क्या हो? अनरजिस्टर्ड हो, और उसको टैक्स इनवाइस तो बनानी है, या उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसने दिया हुआ है, तो क्या करेगा? अगर कोई बंदा अनरजिस्टर्ड है, इफ अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर होगा, तो क्या क्या चीजें इशू करे वो? उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? उसके पास कम से कम उसका एनटीए नंबर तो होना चाहिए। सबसे पहले तो उसके पास क्या होना चाहिए? एनटीए नंबर होना चाहिए। अगर एनटीए नंबर भी नहीं है, बहुत गरीब इंसान है, तो क्या सीएनआईसी तो होना चाहिए कम से कम उसके पास। तो दो चीजें क्या होंगी? लाजमी होंगी उसके पास। अब जो इनवॉइस वो बना रहा है, अब वो इनवॉइस बना रहा है, तो इनवॉइस पे और क्या चीजें आनी चाहिए उसके अंदर? उस इनवॉइस में और क्या चीजें आनी चाहिए? उस इनवॉइस में आना चाहिए सबसे पहले डेट। बता दो कि कब आपने क्या करी, डेट ऑफ इशुएंस आ जाए कि आपने डेट इशू इशू कब किया है आपने। इसके अलावा अमाउंट बता दो कि आपने कितना भाई सेल्स टैक्स चार्ज किया है। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स बता दो कितना आया हुआ चार्ज किया है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स बता दो कितना है हमारे पास। या तो मैं ये चीज तो बतानी है। इसके अलावा आपको वैल्यू बतानी है, ऑफ वैल्यू ऑफ पहले एक्सक्लूसिव टैक्स कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव टैक्स, और चौथे पे क्या हो? वैल्यू ऑफ इंक्लूसिव टैक्स। जैसे हम नॉर्मली देख रहे होते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाउंट था, कोई अमाउंट आ रहा होगा कोई 100 रुपीज का। तो ये अमाउंट क्या है? एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स हमने चार्ज किया इस पे 17% का, तो 17 रुपये माइनस किया हमने, तो ये क्या होगा? ये एक्सक्लूसिव टैक्स हो गया। अब माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 83। तो ये क्या हमारे पास अमाउंट क्या करना है? जो नेट अमाउंट है, इंक्लूसिव है, सॉरी,
117 क्या होगा, इंक्लूसिव अमाउंट होगा सेल्स टैक्स मिलाने के बाद। ये मैंने माइनस कर दिया। तो हमें इतना चार्ज करना है, तो ये अमाउंट क्या कहलाएगी, ये अमाउंट कहलाएगी एक्सक्लूसिव, ये टैक्स से बिना है। और ये अमाउंट क्या है, इंक्लूसिव है, इसमें क्या टैक्स क्या हुआ हुआ, शामिल हुआ हुआ है। अगर 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 आपको पेपर में दे दे कि आपको एक अमाउंट दे दे इंक्लूसिव, आपको बोले क्या करो, एक्सक्लूड करके दिखाओ उस अमाउंट में से, तो आपने क्या पकड़ना है, अगर ये अमाउंट 117 जो है इंक्लूसिव अमाउंट है, ये इंक्लूसिव अमाउंट है, इसमें सेल्स टैक्स क्या शामिल हुआ हुआ है, तो मीन्स ये जो अमाउंट होगा ये 100% भी होगा, प्लस इसमें जो टैक्स का रेट दिया होगा 17%, वो भी क्या होगा इसमें शामिल होगा। तो हमने दोनों चीजें क्या रखनी है इसके अंदर, रख ली हमने। फिर आप ऊपर लेके जाओगे, ऊपर क्या चीज रखनी है आपको, आपको सिर्फ ये अमाउंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अमाउंट चाहिए जिसमें टैक्स शामिल ना हो, तो आप कौन सा अमाउंट रखोगे, ये वाला अमाउंट रखोगे। तो ऊपर क्या आएगा 100, मीन्स 117 मल्टीप्लाई बाय 117 सॉरी 117 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय 117। इससे आप क्या निकाल सकते हो, आप इसका टैक्स भी निकाल सकते हो कि विदाउट टैक्स अमाउंट कितना था, एक्सक्लूसिव अमाउंट। तो ये अमाउंट निकलेगा, क्या निकलेगा, 100 रुपीज निकलेगा, ये एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी हमारे पास। 24 हमने पढ़ लिया। 24 क्या था हमारे पास, सेक्शन नंबर 24 रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स था, टेक इनवॉइस था, और मूव फॉर, और क्या था, टैक्स इनवॉइस हो गया 23, 24 हो गया, 22 हमारा रिकॉर्ड्स था। अब हम आते हैं किसके ऊपर, 25 पे। अब जो एक्सेस है, अब इसमें 25 जो है वो डील करता है एक्सेस से। 25 डील करता है एक्सेस से, कि एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स। किसके पास एक्सेस होगा, इसके पास एक्सेस होगा, ये इसका एक्सेस कौन देगा, इसके पास एक्सेस होगा कमिश्नर के पास। कमिश्नर के पास क्या होगा, एक्सेस होगा। और साल में कितनी दफा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर, साल में एक दफा। जैसे क्या कर सकता है, आपको रिकॉर्ड को, डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल अब ये बोल रहा है एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स गिवन टू द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ये रिकॉर्ड जो है, जो भी आपके रिकॉर्ड वगैरह हैं, ये ट्रांसफर किए हुए, ये एक्सेस दिया जा सकता है। एक्सेस किसको दिया जा सकता है, एक्सेस दिया जा सकता है ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को। लेकिन किसके कहने पे, अथॉरिटी कौन देगा इसकी, कमिश्नर देगा, इसकी अथॉरिटी कौन देगा, कमिश्नर। इफ कमिश्नर कमिश्नर इफ अथॉरिटी कमिश्नर ऑथराइज्ड, कमिश्नर क्या करे, ऑथराइज करे इसको। अच्छा, इसके अलावा कमिश्नर कमिश्नर के पास क्या हो, एविडेंस हो, कमिश्नर के पास ऐसी मतलब एक अच्छे खासे क्या हो, एविडेंस हो, तो ऑफिसर ऑर्डर बाय द कमिश्नर कंडक्ट। अच्छा, फिर इसका क्या असेसमेंट कौन करेगा, अगर 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 ये होते हैं कि हमारे पास क्या, कमिश्नर के पास क्या हो, कमिश्नर के पास एविडेंस हो, जो आपने रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड्स वगैरह दिए, वो क्या दिए, गलत दिए, जाली वगैरह है, तो क्या करेंगे, जो इन्वेस्टिगेट होगी, इन्वेस्टिगेशन जो होगी, वो कौन करेगा, वो करेगा हमारे पास, वो कंडक्ट की जाएगी असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए। असिस्टेंट कमिश्नर क्या करेगा, इसको कंडक्ट करेगा। ऑर्डर्ड बाय, ऑर्डर कौन दे रहा होगा इसका, ऑर्डर्ड बाय कमिश्नर, कमिश्नर देगा ऑर्डर इसका, ठीक है। अच्छा, ये असिस्टेंट कमिश्नर वाली बात कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 38 में लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 38 में क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई मसला हो रहा है, तो कमिश्नर क्या करेगा, उसके पास, वो कमिश्नर के पास एक रीजनेबल ग्राउंड है कि ये अमाउंट जो दिया है डॉक्यूमेंट को गलत है, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, किससे, असिस्टेंट कमिश्नर से, सेक्शन 38 के तहत। तो ठीक है, और ये ऑर्डर कौन देगा, कमिश्नर देगा आपका, क्योंकि कमिश्नर के पास क्या है, एक्सेस करने का राइट है। उसके बाद फिर
दो हमारे पास हो गए ड्राइंग्स ऑफ सैंपल। 25 हमारे पास है अपना ड्राइंग्स ऑफ सैंपल। ड्राइंग्स ऑफ सैंपल, ड्राइंग्स ऑफ सैंपल में है क्या चीज लिखा हुआ है कि ये कौन लेगा, ये ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू लेगा। ये कौन लेगा, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू निकालेगा। ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू क्या करेगा, लेगा सैंपल। ठीक है, पर्पस क्या होगा उसको, उसको क्या पढ़नी होगी, लाइबिलिटी फाइंड करनी होगी, या उस वैल्यू की क्या करनी पड़ेगी, उसकी कैलकुलेट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आपके पास 100 स्टॉक है, आपको पता नहीं है कि इसकी एक की वैल्यू कितनी, तो क्या करेगा, सैंपल के तौर पे एक उठा लेगा या दो उठा लेगा, मिनिमम जितनी मिनिमम हो सके उतना करेगा। मीन पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस होगा लाइबिलिटी फाइंड करना, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करना, या तो वैल्यू फाइंड करना। और कितने कितने वो ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम जितने भी हो सके उतने सैंपल वो क्या करेगा, लेगा, मिनिमम लेगा। ये 25 था। उसके बाद हम आते हैं 25 पे, कौन सा है हमारे पास, 25 ए हो गया हमारे पास। ठीक है, नहीं, एक्सिस वाला जो कंट्रोल था वो 25 था, और ये 25 ए है सैंपल वाला। ये 25 ए है, ड्राइंग ऑफ सैंपल्स। ठीक है, कितनी ड्राइंग करनी है, कौन करेगा, इनलैंड रेवेन्यू करेगा, ऑफिसर करेगा। पर्पस क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी और वैल्यू फाइंड करने के लिए, और मिनिमम जितनी कम से कम कर सकते उतनी लेगा। उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, 25 ए पे। 25 ए क्या है, हमारे पास ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन बिटवीन, बिटवीन किसके दरमियान, एसोसिएट के दरमियान। एसोसिएट के दरमियान, सिंपल वर्डों में उसको बोलो, जान पहचान वाले के को आपने क्या करी, सेल करी है आपने, तो उसकी वैल्यू कौन डिटरमाइन करेगा। तो ट्रांजेक्शन बिटवीन, बिटवीन एसोसिएट जो है, वो प्राइस जो होगी, वैल्यू होगी टैक्सेबल सप्लाईज की, वो डिटरमाइन कौन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा कमिश्नर। तो वैल्यू डिटरमाइंड, डिटरमाइंड बाय कमिश्नर। ये भी ग्रुप पे सवाल भी आया था अपने पास कि ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएट कौन करता है, डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर करता है, वो कमिश्नर करेगा। तो यहाँ तक हमारे पास सेक्शन, ये चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। अब हम आ सकते हैं इसके, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।